कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन सी कैटेगरी के कंपाउंड्स इंक्लूडेड हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने इंक्लूड किया था। फर्स्ट लेक्चर में ही टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ये सभी चीजें हमने इंक्लूड की हैं। और अब हम टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ेंगे विथ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। लेकिन बिफोर कमिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से फोकस करें एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर और उसमें प्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इन सभी को आप ध्यान से पहचानें। एक कॉम्प्लेक्स का मैंने फॉर्मूला लिखा है, इट इज COEN twice Cl2Br। इस कॉम्प्लेक्स में जो EN टर्म मेंशन्ड है, इट स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन is NH2 CH2 CH2 NH2। जब फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स हम लिखते हैं तो इथिलीन डायमीन को इस तरह से एब्रिवेशन EN देकर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यदि हम इस कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एनालाइज करें तो सबसे पहले कैन यू ऑब्जर्व कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा? ऑफ कोर्स द आंसर इज कोबाल्ट। दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अदर देन कोबाल्ट विच अदर स्पीशीज आर इंक्लूडेड? तो यहां पर EN is the ethylene diamine ligand and Cl negative are the ligands, chloride ligands. However, Br negative ion complex में जो ब्रोमीन प्रेजेंट है वो ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में होगा and it will not be inside the coordination sphere, therefore it will not be included as ligand. Bromide will be a simple anion and these the ligands. However, ethylene diamine will be a neutral ligand, chloride a negative ligand. तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जो इथिलीन डायमीन और क्लोराइड हैं, दे आर कलेक्टिवली द लिगेंड स्पीशीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दे आर द लिगेंड्स। इफ वी आयोनाइज दिस कॉम्प्लेक्स इनटू आयंस, Br negative will be separated and the coordination sphere will get +1 चार्ज। इसका मतलब यह है कि जो Br नेगेटिव है, इट इज प्रेजेंट एज द सिंपल anion in the complex. The coordination sphere will be positive. आप जानते हैं कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस उन्हें ही कहा जाता है जिसमें कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। अदर देन दैट एनायनिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें एनायन पार्ट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो। आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में दोनों ही पार्ट्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर वाले होते हैं, जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। सो हियर द एग्जांपल इज ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +1 चार्ज है। इसे फर्दर और माइन्यूटली एनालाइज करें तो यहां पर मेंशन क्लोराइड लिगेंड्स तो हैं, बट ये नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड्स। हम जानते हैं कि लिगेंड्स को चार्ज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाए तो दे मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल, रेयरली दे मे बी पॉजिटिव ऑल्सो। तो यहां पर जो क्लोराइड लिगेंड है दैट इज नेगेटिव। लिंकेज वाइज लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड।
Monodentate means that forms one bond with central metal atom. Polydentate can form more than one bond with the central metal atom. Here chloride is a monodentate ligand. Ethylene diamine जो यहां पर शो किया गया है, as you can see in the structure, the two nitrogen atoms are present with one lone pair on each atom. इसी की वजह से ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होगा एंड यू कैन सी देयर इज नो चार्ज ऑन दिस स्पीशीज. इसका मतलब यह है कि यह न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में होगा. इट इज अ न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड. So ethylene diamine are neutral bidentate ligands in the complex. So I think this picture should be very clear now. CMA is there, cobalt, central metal atom, which is the Lewis acid component of the complex. Ligands, which are the Lewis basic components of the complex. यहां पर दो टाइप के ligands हैं. Negative monodentate ligands are chloride. Neutral bidentate ligands are ethylene diamine. Bromide shown here is the simple anion. Now comes coordination number of the central metal atom. We had defined coordination number of the central metal atom to be the number of bonds formed by central metal atom with the ligands. Two bidentate ligands are involved. So how many bonds must be formed by two bidentate ligands with cobalt? 4. Two monodentate ligands are present. How many bonds will be formed by two monodentate ligands? One bond by each. That means total 2. दोनों का मिलकर total number of bonds जो कोबाल्ट के साथ ligands form करेंगे that will be 6. So here the cobalt atom is having coordination number equals to 6. I think this point needs to be repeated. So let us have once again the point. How is coordination number 6? Chloride monodentate ligands हैं, ethylene diamine bidentate ligands हैं. Two chloride will form 2 bonds while 2 ethylene diamine will form total 4 bonds because it is a bidentate ligand. So 2 bonds by chloride and total 4 bonds by 2 ethylene diamine units. That means the total number of bonds that is coming 6. That way the coordination number is 6. Now the last thing which is left here is the oxidation number of cobalt. Cobalt का oxidation number we can determine by considering it to be X. If I consider the oxidation number of cobalt to be X, then what is the charge on ethylene diamine? It is 0. What is the charge on chloride? It is -1. What is the charge on bromide? It is -1. Of course, in determination of oxidation number of cobalt, you need to include all the components. तो हम chloride को भी include करेंगे. 2 into -1 is the charge of chloride. -1 is the charge of bromide, which is equals to 0. We could have done one thing कि यहां पर ब्रोमाइड का चार्ज जैसे मैंने -1 लिखा है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एक न्यूट्रल स्पीशीज है, इसलिए हमने इसको इक्वेट किया 0 से. इन केस यदि हम ब्रोमाइड को यहां से सेपरेट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होता है +1 और उस तरह से भी हम x की वैल्यू यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल. x प्लस 2 into -1 इक्वल्स टू +1. यदि मैंने ये इंक्लूड नहीं किया होता तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वुड हैव गॉट +1 चार्ज और उसी चार्ज से आप इसको इक्वेट करते तो आपकी इक्वेशन बनती x प्लस 2 into -1, ये चार्ज क्लोराइड का होता. इसके अलावा दैट विल बी इक्वल टू +1 क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा वो +1 होगा. दिस कैलकुलेशन इज द यूजुअल कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. x की वैल्यू यहां से देखें, द वैल्यू ऑफ x कम्स टू बी +3. दिस मीन्स द मेटल इज इन
oxidation state or its oxidation number is +3. So this was an example which is showing all the components of the complex, metal, ligands, the types of ligands, coordination number, calculation of oxidation number, कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी क्या होगी ये भी आप फॉर्मूला से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स की बात करेंगे वैसे ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि कोबाल्ट के साथ जैसे हमने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया तो कौन कौन से कंपोनेंट्स को कैसे शो किया जाता है। IUPAC रूल्स आर देयर फॉर द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी स्पीशीज आप शो कर रहे हैं वो आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर है, मतलब इट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आयंस। सपोज सम स्पीशीज इज शोन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इसका मतलब है कि वो एनायनिक स्पीशीज है। ऑटोमेटिकली बाय द फॉर्मूला इटसेल्फ यू कैन डिसाइड कि कौन सा पार्ट इसका केटायन है, कौन सा पार्ट एनायन है, बिकॉज द फॉर्मूला इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC system only. Here bromide is a simple anion and the formula, the part which is shown at left hand side is the complex cation because this coordination sphere will be carrying +1 charge. So this is about an example with the details of central metal atom, ligands and everything. I think the picture is very clear now. So we can proceed for some other things related to complex also. एक छोटा सा पॉइंट हम यहां पर और इंक्लूड करना चाहेंगे एंड दैट इज रिलेटेड टू द टर्म कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इनिशियली द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर was given assuming as if this will relate the stability of complex, but later on it has been proved कि ये stability of complex से related नहीं होता है। I repeat, concept of effective atomic number was given by Sidgwick and Powell. Initially सिजविक और पोवेल ने यह कंसीडर किया था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक कॉम्प्लेक्स के लिए सेंट्रल मेटल एटम की ऐसी वैल्यू होगी जिसको बेसिस बनाया जा सकता है टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। बट लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज नो रिलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू विद द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो प्रेजेंटली इसका कोई मेजर एप्लीकेशन नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसका रीजन मैं ग्रेजुअली क्लियर करते जाऊंगा, आप कंसंट्रेट करें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिटरमाइंड फॉर द सेंट्रल मेटल एटम। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। बाय द प्रीवियस पार्ट ऑफ द टॉपिक ये सभी टर्म्स हमारे लिए क्लियर हैं और जस्ट बाय प्लेसिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। Now the question is, effective atomic number represent exactly क्या कर रहा है? Atomic number of central metal atom means the number of electrons with metal. Metal के अपने electrons का number जो atomic number से reflect होता है, minus oxidation number. Since the metal is in positive oxidation state, that means it has lost electron for the formation of complex. जितने इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज किए वो यहां पर आपने माइनस कर दिए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो लिगेंड के साथ मेटल का फॉर्म होता है उसमें वन बॉन्ड इज एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन लिगेंड इज प्रोवाइडिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है फॉर बॉन्डिंग टू द मेटल, शेयरिंग के लिए उसने प्रोवाइड किया है। सो इफ आई मेक ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, आई कैन से दैट these many electrons are given by ligands to the metal for sharing। मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स, मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए शेयरिंग के साथ, ये टोटल आ जाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मेटल, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नाउ let us apply this formula, let us apply the concept of effective atomic number to an example. Suppose we have K4FeCN6 potassium ferrocyanide complex. In K4FeCN6 potassium ferrocyanide complex, the effective atomic number value of iron can be determined. How is it determined? See, atomic number of central metal atom, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन इन द कॉम्प्लेक्स यू कैन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ द लिगेंड, चार्ज ऑफ द अदर आयंस प्रेजेंट हियर, द चार्ज ऑफ आयरन, दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, वो है +3। सो हियर वी नीड टू डिडक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर, सो -3 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2 into coordination number which is 6 here. Here you need to be careful. यहां जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है उसमें साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसलिए 1 साइनाइड 1 बॉन्ड, 1 साइनाइड 1 बॉन्ड, और इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फॉर्मूला वाइज हमें केयरफुल रहना होगा कि कौन से लिगेंड्स इन्वॉल्व हैं, वेदर बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड्स आर देयर, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोऑर्डिनेशन नंबर लेते वक्त हमेशा केयरफुल रहें। आइए इस वैल्यू को कैलकुलेट करें। हाउ मच इज इट? 26 minus 3 is 23 और plus 12 that comes 26 minus 3 is 23. I am sorry, oxidation number, is it right? No, the oxidation number of iron in this complex is not coming 3, it should be 2. See, let us confirm. Potassium has got charge +1, iron has X cyanide, each cyanide has got -1, so the charge on iron is coming +2. Yes, so that was a mistake. 26 minus 2, that makes 24, plus 2 into 6, this is making total 36. Yeah, 36 is the effective atomic number of iron in the complex. If this is 36, I tell you the initial assumption related to effective atomic number. जैसे मैंने कहा था कि इनिशियली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को इस assumption के साथ दिया गया था कि ये स्टेबिलिटी को रिलेट करेगा। इनिशियली ये माना गया था कि यदि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इन द कॉम्प्लेक्स किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ रहा है तो इट शुड बी मोर स्टेबल देन द अदर केस, इट शुड बी मोर स्टेबल देन द अदर केस जहां पर वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं है। मैं सामने ही एक और एग्जांपल लिखता हूं सो इट विल मेक मोर क्लियर। सपोज आई हैव K3FeCN6, डेफिनेटली दिस टाइम यू विल फाइंड आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है दैट इज कमिंग 3। इस बार 26 माइनस 3 है प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। हाउ मच विल इट बी? 35. So here you got 35 value. 36 value matches with the atomic number of krypton, which is a noble gas. 35 is not the atomic number of any noble gas. इसका मतलब यह है इनिशियली जो assumption था कि जो एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच करने वाला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वे कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द अदर्स
ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहां पर यदि हम कंपेयर कर रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ये वाला कॉम्प्लेक्स दिस अपीयर्स टू बी मोर स्टेबल बट एक्चुअली इट इज नॉट। यदि आप इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कंपेयर करेंगे तो द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज दिस सेकंड वन। नाउ हाउ इज इट मोर स्टेबल, दैट वी शैल इंक्लूड आफ्टरवर्ड्स इन द सेम टॉपिक, जहां हम कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को गवर्न करने वाले फैक्टर्स की बात करेंगे। राइट नाउ the two complexes are clear. How to calculate effective atomic number, is it very well clear? Okay, now tell me one more thing. Effective atomic number यदि stability को relate नहीं करता तो what is its significance? Why do questions are asked in the competitive exams? Of course the competitive exams include questions based on effective atomic number. It is very simple. वो सिंगल क्वेश्चन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का यदि फ्रेम करते हैं तो दे कैन चेक ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स। जैसे यदि आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं तो इसकी करेक्ट वैल्यू आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास एलिमेंट्स के, कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको पता है। एक बात ये चेक हो गई कि वेदर यू नो द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स और नॉट। सेकेंडली, ऑक्सीडेशन नंबर, whether you know determination of oxidation number of metal in the complex। यदि आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको लीगेंड्स के चार्जेस पता होना चाहिए कि कौन से लीगेंड्स कितने चार्ज वाले हैं, मतलब लीगेंड्स का चार्ज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। तीन चीजें चेक हो गई, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन चार्ज के बेसिस पर। थ्री थिंग्स। फोर्थ, whether you are able to calculate coordination number of CMA or not। नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर सही कैलकुलेट तभी होगा जब आप लिगेंड का क्लासिफिकेशन लिंकेज के बेसिस पर जानते हैं। लिगेंड का क्लासिफिकेशन लिंकेज के बेसिस पर, जैसे कि मैंने बताया, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, एक्सेट्रा। 5 थिंग्स आर देयर जो एक साथ चेक हो गई। और मैं बोल सकता हूं सिक्स्थ एक चीज और चेक हो रही है, कभी आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सुना भी या नहीं। एक और चीज चेक हो रही है, आप कैलकुलेशंस मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं कहीं। सो दिस वे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। कॉम्प्लेक्सेस में यदि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा गया है, इट मींस वो आपसे सारी चीजों का एक कंक्लूजन पूछ रहा है। वेदर यू आर एबल टू डिटरमाइन oxidation number, coordination number, you know about the ligands or not, these all things can be made clear just on the basis of EAN value, effective atomic number value. Now after this you can go for the practice of calculation of effective atomic number from all the complexes which were previously written. I mean in the first lecture and even today we included one complex। इससे पहले आप उनके प्रैक्टिस के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और जो भी कॉम्प्लेक्सेस हम टॉपिक में आगे इंक्लूड करेंगे उनकी प्रैक्टिस के लिए आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट comes to be in the form of nomenclature।